सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी केंद्र में जातियों की गिनती को ना और बिहार में हाँ कह रही है। क्या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जातीय जनगणना की मांग तेज होगी? आखिर जातीय जनगणना से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? कम आबादी वाली जातियों का क्या होगा? क्या बीजेपी के अल्ट्रा वेलफेयरिज्म की राजनीति का तोड़ विरोधी पार्टियों को सिर्फ जातियों के जोड़ तोड़ में दिख रहा है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जाति, जनगणना और जोड़ तोड़ में। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। संविधान में सबको समानता के आधार पर बराबरी का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जातीय पहचान हावी रही है। इसे अंग्रेजों ने भी अपने फायदे के लिए भुनाया और आजादी के बाद सियासतदानों ने भी। अपने कार्यक्रमों में मैंने कई बार भारतीय राजनीति में जातियों के प्रभाव के बारे में आपको बताया है। हमारे ज्यादातर नेता सार्वजनिक मंचों से जात पात को खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन वोट की फसल तैयार करने के लिए जाति की जोड़ तोड़ वाले खाद पानी मिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। 1 जून को नीतीश सरकार ने बिहार में जातियों की गिनती के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और एआईएमआईएम के प्रतिनिधि शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद तय हुआ कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी। ऑल पार्टी मीट के अगले ही दिन नीतीश कैबिनेट ने सूबे में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। हैरानी की बात यह है कि जिस जातीय जनगणना से केंद्र की बीजेपी सरकार बचती रही है, वहीं बिहार बीजेपी अपनी कुछ शर्तों के साथ जातीय जनगणना के लिए तैयार है। तो सवाल उठता है कि बिहार में बीजेपी के सुर बदलने की असली वजह क्या है? ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है, ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। राष्ट्रीय जनता दल इसका अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास कर रहा है। राजनीति में ऐसा मौका बहुत कम आता है जब पक्ष विपक्ष के सुर एक हो जाते हैं। बिहार में जातियों की गिनती का काम कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म भी तैयार किया जा रहा है। जातीय जनगणना का काम पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट और फरवरी 2023 की डेडलाइन तय कर दी है। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती। तो जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का, जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। ये बिहार की वोट बैंक पॉलिटिक्स में जातियों का प्रभाव ही है कि जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां जातीय जनगणना पर एक साथ खड़ी दिखी। बीजेपी को भी लगा कि बिहार में जातियों की गिनती के मुद्दे पर नीतीश कुमार के एजेंडे से अलग दिखने में सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए दलील दी जा रही है कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी सरकार के दौरान एक बार नहीं 2-2 बार विधानसभा से और विधान परिषद से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। मैं राजद के लोगों से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार भी थी 15 साल, आपने कभी कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। मोदी सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी जातीय जनगणना करने से बचती रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जातियों का प्रभाव आजादी के पहले से जारी है
1960 के दशक में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने बिहार और यूपी में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी शुरू की, जिसका साइड इफेक्ट ये रहा कि आजादी के 20 साल के भीतर ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकलकर दलित समुदाय के हाथों में चली गई। साल 1977 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर के दौर में पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण देने का फैसला किया। मंडल के दौर यानी 1990 के दशक में सूबे में जातीय आरक्षण की लकीर और मोटी हुई। जातीय गोलबंदी के दम पर ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता हासिल की। पिछले 3 दशकों से बिहार की पावर पॉलिटिक्स खास तौर से जातियों की परिक्रमा कर रही है। बिहार के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियों को जातीय जनगणना में अपने लिए भरपूर संभावना दिख रही है। जेडीयू एंड आरजेडी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जनाधार पिछले चुनाव में धीरे धीरे खिसका है। तो ये एक कोशिश हो रही है 2 पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कि अपने खोए हुए जनाधार को मजबूती से हम कंसोलिडेट करें। बीजेपी आज के दिन में बिहार में बीजेपी पार्टी भी अपने आप उसकी नई एक सोशल इंजीनियरिंग बिहार में हो रही है। तो बीजेपी भी आज के दिन में वो अपर कास्ट सेंट्रिक पार्टी अब नहीं रह गई है। तो बीजेपी ने भी अपनी लीडरशिप ओबीसी लीडर्स के हाथ में सौंप दी है। बिहार में लालू प्रसाद ने यादव और मुस्लिम वोटर्स को मिलाकर सत्ता समीकरण बनाया, तो नीतीश कुमार ने भी सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़े वर्गों को लेकर एक अलग सामाजिक रास्ता बनाया, जिसमें पसमानदा मुस्लिम और महादलित शामिल हो गए। बीजेपी ने भी सूबे की सियासत में ताकत बढ़ाने के लिए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार बीजेपी के स्टैंड ने कुछ हद तक सूबे में भविष्य की सियासी तस्वीर साफ कर दी है। पहले सियासी माने तो इसका यह है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो इंटैक्ट रहने वाला है आगे के, चाहे वो राज्य के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। पहला तो मायने ये है। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण मायने है वो ये है कि कोई भी पार्टी आगामी चुनावों में इसका जातीय जनगणना का जो भी एडवांटेज, जिसको हम समझते हैं कि जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं कि हम जातीय आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, तो किसी भी पार्टी को उसका एक तरफा लाभ नहीं मिलेगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार जहां इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव इसे आरजेडी की ओर से लगातार बनाए जाने वाले दबाव का नतीजा बताएंगे। तो बिहार बीजेपी के नेता जातियों की गिनती के मकसद को पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे के आगे बढ़ाने की दिशा में एक नए तरह के कदम के तौर पर पेश करते दिख सकते हैं। बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति में रिश्ते और पाला बदलने में देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल में तेजस्वी यादव से मेल मुलाकातों के भी सियासी मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। बिहार की सियासी नब्ज टटोलने वाले पॉलिटिकल पंडितों की एक सोच ये भी है कि अगर प्रदेश बीजेपी जातीय जनगणना के लिए सीधे ना कह देती तो नीतीश कुमार को बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ने और गठबंधन से अलग होने का मौका मिल जाता। भीतर ही भीतर तेजस्वी भी यही चाहते होंगे कि नीतीश और बीजेपी का याराना खत्म हो जाए, लेकिन बीजेपी ने बड़ी चतुराई से ऐसा दांव खेला है जिसमें गठबंधन से निकलने पर नीतीश कुमार की स्थिति भई गति सांप छुछुंदर वाली हो जाती। ये तो हुई बात बिहार के सियासत की, लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरह से जातियों की गिनती का फैसला लिया है उसके मायने क्या हैं, समझना बहुत जरूरी है। बिहार में 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर अपनी सियासी जमीन मजबूत की। सूबे के यादव और मुस्लिम वोटर्स के साथ दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़कर सत्ता समीकरण तैयार किया। मंडल की हवा में पिछड़ी जातियों को अपने लिए बड़ा सियासी आसमान दिखने लगा। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन के लिए जातीय आधारित रैलियां होने लगी। कुशवाहा रैली, धानुक रैली, निषाद रैली, दलित चेतना रैली, चंद्रवंशी रैली, अंबेडकर रैली, चौरसिया रैली, बिंद रैली, माली मालाकर रैली,
स्वर्णकार रैली जैसे जाने कितनी ही रैलियां हुई। जाति आधारित रैलियों में शक्ति प्रदर्शन के जरिए सत्ता में हिस्सेदारी का दावा किया जाने लगा। लालू यादव के दौर में यादवों के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती देते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सियासी जमीन तैयार की, जिसमें साल 1994 में हुई कुर्मी चेतना रैली मील का पत्थर साबित हुई। मतलब आज के बिहार के सुशासन बाबू की सियासत भी जातीय अस्मिता के ईंधन से ही आगे बढ़ी। भले ही वक्त के साथ राजनीति में बदलाव आया, लेकिन वोट के लिए जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ का खेल जारी है। ऐसे में सूबे की कुछ जातियों को लगता है कि उन्हें अब तक जो कुछ मिला है वो उनकी ताकत के हिसाब से बहुत कम मिला है। कुछ को लगता है कि सियासी रसूख की वजह से दूसरी जातियों ने उनका हक मारकर अपने को मजबूत बनाया है। ऐसे में बिहार की सियासत और सामाजिक संरचना करीब से समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से ही लोगों की स्थिति की सही जानकारी मिलेगी। आंकड़े आ जाने से पूरे समाज को फायदा होगा, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको आगे बढ़ने में सरकार की कुछ खास मदद की ज़रूरत है। आरक्षण का लाभ तो सब लोग उठा रहे हैं, सवर्णों को भी आरक्षण मिला है, सामान्य का 10% आरक्षण मिला है, पिछड़ों को आरक्षण 90 में मिला, उसके पहले अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण का लाभ उठा रही है। तो आरक्षण का लाभ जितना लोग उठा रहे हैं, क्या उससे सम्यक विकास राज्य का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आंकड़े उसका जवाब देंगे। सामाजिक न्याय एक वृहद अवधारणा है, उसको केवल आरक्षण से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे राजनीतिक दलों ने अभी तक सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया है, उसमें उनकी केवल भावना आरक्षण को लेकर रही है कि किस तरीके से हम अपनी जाति को आरक्षण दिला दें। लेकिन वास्तव में मोदी जो सरकार है, उसने ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जातीय राजनीति है, इसके ऊपर उसने समावेशी राजनीति का वो लाया है। और समावेशी राजनीति मैं समझता हूँ कि एक बेहतर सामाजिक जस्टिस की तरफ हमको ले जाती है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 90 साल पुराने हैं। साल 1931 में अंग्रेजों के दौर में जब जातीय जनगणना हुई थी, तब बिहार और ओडिशा एक ही राज्य थे। उस दौर के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी यादवों की थी, करीब 34.55 लाख। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण थे, आबादी करीब 21 लाख। तीसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय के लोग थे, करीब 14.52 लाख। चौथे नंबर पर राजपूत थे, जिनकी आबादी करीब 14.12 लाख थी। 90 साल में 4 से 5 पीढ़ियां सामाजिक व्यवस्था से जुड़ती और निकल जाती हैं, रोजगार के लिए इधर से उधर होती हैं। लेकिन अब तक अंग्रेजों के जमाने के आंकड़ों के आधार पर ही लोग सामाजिक व्यवस्था में अपनी जातियों की संख्या का दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर गरीब और कमजोरों को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जाती रही है। ऐसे में बिहार के सियासी दल लंबे समय से जातीय जनगणना की बात जोर शोर से उठाते रहे हैं, लेकिन बिहार की जातीय व्यवस्था बहुत मुश्किल और उलझी हुई है। हर जाति में कई उपजातियां हैं। ऐसे में जातियों की सही संख्या और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी हासिल करना बहुत आसान काम नहीं होगा। नीतीश सरकार ने फरवरी 2023 तक जातियों की गिनती का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये आशंका भी जताई जाने लगी है कि ये जरूरी नहीं कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए उनसे लोगों के सटीक सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति की जानकारी मिले। हालांकि कई तरह के बदलावों की भविष्यवाणी की जाने लगी है। पिछड़ी जातियां और दलितों का डोमिनेंस, क्योंकि जाहिर है कि उनकी जो गिनती है वो गिनती में कहीं ज़्यादा निकल आएंगे, जितना कि उनको आज की डेट में मिल रहा है, उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में बड़े लेवल पर कास्ट एसोसिएशन, कास्ट लेवल पर लोगों का ग्रुपिंग एसोसिएशन, कास्ट लेवल पर मोबिलाइजेशन कि किस तरह से अपने कास्ट के लोगों का नंबर हम इस सेंसस में ज़्यादा कराएं, इस पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी इसमें लगने वाली है। बिहार में मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। वो सूबे की सियासत में एक बड़ा वोट बैंक और धुरी रहे हैं, जिन्हें सबने अपने अपने हिसाब से साधने की कोशिश की है। दरअसल एक सोच ये भी है कि मुस्लिम के नाम पर मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं का फायदा एक खास वर्ग ही उठा रहा है। बिहार के मुस्लिम समुदाय को मोटे तौर पर 3 वर्गों में देखा जाता है। मुस्लिम समुदाय में रसूखदार जातियों का अशराफ कहा जाता है, पिछड़े मुस्लिमों को पसमानदा और दलित मुसलमानों को अर्जाल के तौर पर जाना जाता है।
ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़ों से बिहार में मुस्लिमों की सही स्थिति की जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। हिंदू हो या मुसलमान, समाज का एक तबका सोचता है कि आरक्षण का मौजूदा फॉर्मूला बदलना चाहिए। उन जातियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए जिनकी पिछले 3 दशकों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रोजेक्ट है वो ऊंची जातियों को पिछड़ी जातियों से या दलित जातियों से लड़ाने का प्रोजेक्ट नहीं है। वो इन सबके बीच में एक सामाजिक राजनीतिक एकता चाहता है ताकि एक विशाल हिंदू एकता बना सके। अब जातिगत जनगणना करने का एक नतीजा यह निकल सकता है कि पिछड़ी जातियों में अपनी अलग एकता की एक अलग तरह की नई किस्म की चेतना पैदा हो जब उसके नतीजे सामने आए। ऐसा अंदेशा भाजपा में है। मोदी सरकार में आर्थिक आधार पर आरक्षण की एक नई कैटेगरी बनी है जिसमें जाति नहीं आर्थिक हैसियत को पैमाना मानते हुए आरक्षण का फायदा दिया जाता है। इसमें विकास और बदलाव की धारा में पिछड़ चुके अगड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण मिलता है। ऐसे में आरक्षण की नई कैटेगरी में लोगों को अपने लिए संभावनाओं की खिड़की दरवाजे खुले दिख रहे हैं, तो सियासतदानों को भी जातीय गोलबंदी में बड़ा वोट बैंक दिख रहा है। ये बात सच है कि किसी को भी ये पता नहीं है कि देश में यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, क्षेत्रीय कितने हैं, कुर्मी कोयरी कितने हैं, राजभर कितने हैं, निषाद कितने हैं, जाट कितने हैं। सभी अपनी जातियों की तादाद का सिर्फ अनुमान लगाते हैं क्योंकि 1931 के बाद जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए ही नहीं हैं। यानी पिछले 90 साल से किस जाति की आबादी कितनी है ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे में सभी जातियां अपनी अपनी तादाद बढ़ा चढ़ाकर बताती रही हैं। आजादी के बाद पहली जनगणना के समय भी जातियों की गिनती की मांग उठी थी। तब देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संसद में कहा था कि अगर जातीय जनगणना करते हैं तो देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। जब भी जातीय जनगणना की मांग उठती है तो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी सरदार पटेल के 70 साल पुराने बयान को आगे कर देती है। साल 2011 में यूपीए सरकार के दौर में जातीय जनगणना की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आ पाए। साल 2015 में कर्नाटक सरकार ने भी सूबे में जातियों की गिनती करवाई थी। इसे नाम दिया गया सामाजिक आर्थिक शिक्षा सर्वेक्षण, लेकिन उसके आंकड़े भी दराजों में धूल फांक रहे होंगे। अब अगर बिहार में जातियों की गिनती शुरू हुई तो देश के दूसरे राज्यों में जातीय जनगणना के पक्ष में सियासी लहर तैयार होने में देर नहीं लगेगी। आरक्षण देने के लिए हर राज्य की अपनी परिभाषा और पैमाना है। कहीं कोई जाति ओबीसी बन जाती है तो कहीं अनुसूचित जातियों के लिस्ट में शामिल हो जाती है। फिलहाल तमिलनाडु में 69%, महाराष्ट्र में 62%, तेलंगाना में 60%, बिहार में 60%, आंध्र प्रदेश में 60%, उत्तर प्रदेश में 50%, पश्चिम बंगाल में 35% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए 80% आरक्षण है। ऐसे में जाति आधारित जनगणना के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में मांग उठती रही है। जातिगत जनगणना बिहार में होती है और उसकी देखा देखी अन्य प्रदेशों में भी जातिगत जनगणना होती है, तब कुछ न कुछ तो उसका परिणाम निकलेगा। पिछड़ी जातियों का राजनीतिकरण इस देश में बहुत हुआ है। वो अपने वोट की ताकत को मानती हैं, समझती हैं, और जब वो समझती हैं कि उनके बीच में जब अच्छी एकता होती है तब उनका वोट ज्यादा प्रभावी होता है। पिछले 8 वर्षों से देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने देश की सियासत की धारा बदल दी है। इसमें जातीय गोलबंदी की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण का पलड़ा भारी दिखता है। तो बीजेपी मोदी को गरीबों का मसीहा के तौर पर पेश करती रही है, जो समाज के हर कमजोर आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करता है। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति, ये सरकार की शक्ति होती है। और सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। हर एक के लिए विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें देश के 80% गरीब लोगों को अपने लिए कुछ न कुछ सीधा फायदा दिख रहा है।
इसे 1990 के दशक के मंडल के दौर के सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स के विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्टेट लेवल पर चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां एक नए ढंग से सोच रही हैं और खासकर हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी पट्टी का जो स्टेट है, बिहार यूपी में मंडल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था 90 ऑनवर्ड्स यहाँ की राजनीति पे। तो बिहार में एक नई सोच बन रही है कि किस तरह से फिर से कंसोलिडेट किया जाए, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टियों की पोजीशनिंग बिल्कुल अलग है। मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर एक बार जातियों का आंकड़ा सामने आ गया तो उसी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग नए सिरे से जोर पकड़ेगी। ओबीसी सूची को लेकर भी हंगामा तय है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के ओबीसी सूची अलग अलग है। ऐसे में कई तरह के व्यवहारिक दिक्कतें आनी तय हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे कई राज्यों में जातीय जनगणना की मांग नए सिरे से जोर पकड़ सकती है। तो कर्नाटक में जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर नए सिरे से आवाज बुलंद हो सकती है। एक सोच ये भी है कि जातीय जनगणना से उन पार्टियों को फायदा होगा जिनका जन्म मंडल पॉलिटिक्स की गर्भ से हुआ है, यानी बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां, यूपी में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज भारतीय पार्टी। जहां यूपी और बिहार में जाति आधारित कई पार्टियां अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रही हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को बड़ी चतुराई से क्लास पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट कर दिया है। देश में कास्ट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला समझे जाने वाले यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों के आधार पर सत्ता में आने के सभी पुराने मिथक तोड़ दिए गए। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरणों को देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया। यहाँ भी जातियों के अंक गणित पर बीजेपी के वोट का रसायन भारी पड़ा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातियों के अंक गणित के सहारे बीजेपी को रोकने के लिए मोर्चा लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आने से रोक नहीं पाई। हाँ, अखिलेश यादव की ताकत जरूर बढ़ी। ऐसे में एक बात साफ हो गया कि यूपी की राजनीति में अभी भी जातियों को किनारे रखकर सत्ता हासिल करना मुश्किल है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी योगी ने यूपी का सत्ता सूत्र बदल दिया है। सूबे में जाति के जोड़ तोड़ के राजनीति को जोर का झटका दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछले कई चुनावों में प्रयोग फेल हुए, तो उन्होंने 2022 के यूपी चुनावों में विकास के वादे के साथ जातीय समीकरणों के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली अपना दल कमेरावादी और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन किया। भले ही अखिलेश सत्ता के लिए तय आंकड़े से बहुत पीछे रह गए, लेकिन उनके गठबंधन को मिले वोट और सीटें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि यूपी की चुनावी राजनीति में जाति अभी भी कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी गाहे बगाहे जातीय जनगणना की मांग करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और मैंने कहा, अपनी स्पीच में भी कहा कि जब सरकार कह रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सरकार आगे क्यों नहीं आती है कि जातीय जनगणना भी करे। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से यादवों का दमखम बढ़ा, उससे गैर यादव ओबीसी में असंतोष बढ़ा। मायावती की राजनीति ने भी जाति विशेष की नुमाइंदगी का दावा करने वाले नेताओं को अलग राह लेने पर मजबूर कर दिया। पूर्वांचल में कुर्मियों के बड़े नेता सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई। निषादों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले संजय निषाद ने निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी बनाई। वहीं महान दल की राजनीति मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा की परिक्रमा करती हैं। पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाली आरएलडी का जाट समुदाय पर अच्छा खासा असर है।
यूपी की ज्यादातर सियासी पार्टियां यही चाहती हैं कि सूबे में सभी जातियों की सही संख्या, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति की सही जानकारी सामने आए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें किसी के साथ भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें सबको जरूरत के हिसाब से मदद का संकल्प है, जिसमें जाति की राजनीति की जगह सबकी तरक्की में सहायक बनने का राज धर्म है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की वोट बैंक पॉलिटिक्स में एक नई प्रवृत्ति हावी हुई है। ये प्रवृत्ति है विकास की राजनीति, गरीब बनाम अमीर की राजनीति, हर नागरिक के जेब से रिश्ता बनाने और सरकार के होने का एहसास कराने की प्रवृत्ति। लोगों का दिल जीतने के इस फॉर्मूले को अपने शासन वाले राज्यों में बीजेपी आक्रामक तरीके से आजमा रही है और आम आदमी पार्टी भी। उड़ीसा में नवीन पटनायक हो या तमिलनाडु में एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, सभी अपनी योजनाओं के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं और अपने काम का प्रचार भी। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार की जमीन से फिर जाति के जोड़ तोड़ की राजनीति को नया आसमान मिलेगा? क्या बिहार से पूरे देश में जातीय जनगणना की राह खुलेगी? देश में 3000 से ज्यादा जातियां हैं और उपजातियां हैं। ऐसे में ज्यादा आबादी वाले जातियों के साथ खड़े होने वालों की तो होड़ लग जाएगी, पर कम संख्या वाली जातियों के हकों की बात कितनी जोर शोर से सुनी जाएगी? ये भी एक यक्ष प्रश्न है। ये भी ईमानदारी से सोचना होगा कि जब सरकारी नौकरियां दिनों दिन कम हो रही हैं, ऐसे में आरक्षण का फायदा किसे और कितना मिलेगा? क्या आरक्षण और जातियों की गिनती की बात सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हो रही है? इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।